हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्रायश्चित। यह कहानी एक सरकारी दफ्तर की है। दफ्तर में देर से आना और जल्दी जाना बड़े बड़े अधिकारियों के लिए शान की बात होती है। जिला कानपुर बोर्ड के जब हेड क्लर्क बाबू मुरारी लाल लगभग 12 बजे दफ्तर पहुंचे तो मानो सारा दफ्तर नींद से जाग उठा। एक चपरासी ने दौड़ के साइकिल संभाली, दूसरे ने पर्दा उठाया और तीसरे ने डाक का थैला लाके मेज पे रखा। मुरारी लाल ने जैसे ही पहला लिफाफा खोला, सन्न रह गए। उनके तो रंग ही उड़ गए। इतने परेशान वो कभी ना हुए थे। दरअसल बोर्ड में सेक्रेटरी की जगह पिछले 6 महीनों से खाली थी। अब वहां एक व्यक्ति को सरकार ने नियुक्त कर दिया था और उसका नाम था बालचंद्र। यह वही बालचंद्र था जो कि मुरारी लाल का सहपाठी था। बचपन से ही दोनों साथ में स्कूल में, कॉलेज में पढ़े और इस बालचंद्र से मुरारी लाल को बहुत ही घृणा थी। वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। बालचंद्र का अपराध यह था कि वह हर हाल में मुरारी लाल से बढ़ा हुआ था। कदकाठी, रंग रूप, व्यवहार, विद्या बुद्धि सब उसी के साथ थे। मुरारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा न किया। जब बालचंद्र डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मुरारी लाल फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब जाके उनका मन शांत हुआ। लेकिन जब पता चला कि बालचंद्र सेना में भर्ती होने जा रहा है तो मुरारी लाल का चेहरा ही खिल उठा। उनको लगा कि चलो जैसे भी हो, यह कांटा मेरे दिल से निकल गया। लेकिन हे भगवान, उनको क्या पता था कि वही उनका पुराना जख्म फिर से हरा हो जाएगा। ईश्वर कितना अन्यायी है और भाग्य इतना कठोर, उन्हें आज मालूम हुआ। जब मन थोड़ा शांत हुआ तो मुरारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग भी जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। बालचंद्र ऐसे वैसे आदमी नहीं है जो आपकी गलतियों को माफ कर देंगे। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त इंसान है क्या? मुरारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, मैं क्यों अपना बुरा बनाऊं। लेकिन हाँ, सावधान कर देता हूं, आदमी तो योग्य है लेकिन बड़ा ही क्रोधी और बड़ा ही गर्व वाला आदमी है। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही रहता है। खुद तो जाने हजारों खा जाए और डकार भी न ले, लेकिन मजाल है कि अपने किसी नौकर को एक पैसा भी खाने दे। ऐसे आदमी से तो ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोचता हूँ कि छुट्टी लेकर घर ही चला जाऊं। इस तरह सारे दफ्तर को बालचंद्र की तरफ से भड़काकर मुरारी लाल के कलेजे को ठंडक मिली। लगभग 15 दिन बाद बालचंद्र जब गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मुरारी लाल को देखते ही वो तो गले से लिपट गए और बोले, अरे भाई, क्या मिले हो, बड़े दिनों बाद तुमसे भेंट हुई। मुरारी लाल बोले, हाँ, जिला बोर्ड के दफ्तर में मैं हेड क्लर्क हूँ। आप तो ठीक है ना? बालचंद्र, अजी पूछो मत, मैं तो कहाँ कहाँ ना घुमाया, फ्रांस, इजिप्ट, इंग्लैंड, अमेरिका। तुम ऑफिस में हो, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे तो समझ ही में नहीं आता था मैं कैसे काम चलाऊंगा। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। जहाँ जाता हूँ सभी अफसर मेरे से खुश रहते हैं। फ्रांस गया था, 2-3 साल में कुछ 2 लाख बना लिए और सब उड़ा दिया।
फिर उसने क्लर्कों को देखा और पूछा, ये लोग कौन हैं? उधर मुरारी लाल के हृदय पर तो कांटे उछल रहे थे। हे भगवान, इस दुष्ट ने 2-2.5 लाख बना लिए और हम यहाँ कलम खिंचते खिंचते मर गए। 400 रुपये भी नहीं इकट्ठा कर पाए। फिर ऊपर से बोला, हाँ, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, आपसे मिलने आए हैं। बालचंद्र ने सबसे बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने बेकार में ही यह कष्ट किया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। आप लोग मुझे अपना भाई ही समझिए। वैसे भी आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे बहुत बचपन के मित्र हैं और हम साथ में ही पढ़े हैं, खाए हैं। तभी एक चालाक क्लर्क ने बोला, हम लोग तो आपके नौकर हैं महाराज। कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। बालचंद्र ने नम्रता से कहा, हाँ, मेरा भी यही सिद्धांत है और हमेशा से यही रहा है। इस तरह सब लोग विदा होकर अपने अपने घर चले गए। बालचंद्र को आए हुए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, चपरासी सभी उससे खुश हैं। वह जितना प्रसन्नचित्त है उतना ही नम्र है और जो उससे एक बार मिलता है हमेशा के लिए उसका दोस्त हो जाता है। कठोर शब्द तो उनकी जबान पे ही नहीं आता। बालचंद्र के सारे गुण मुरारी लाल को खटकते हैं। कोई न कोई बहाना निकाल के दफ्तर के कर्मचारियों को भड़काते रहते हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गलती। एक दिन की बात है, मुरारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए और वहां कुर्सी खाली देखी। उन्होंने देखा कि मेज पर 5000 के नोट के पैकेट पड़े हुए थे। बोर्ड के स्कूलों के लिए कुछ लकड़ी का सामान बनवाया गया था। उसी के लिए पैसे थे और ठेकेदार को वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर ट्रेजरी से रुपए मंगवाए थे। मुरारी लाल ने बरामदे में जाकर देखा तो बालचंद्र का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथ से पैकेट उठाया, पैंट की दोनों जेबों में भरा और तुरंत बाहर निकले। चपरासी को बुलाकर बोला, अरे बाबूजी भीतर हैं क्या? चपरासी ने कहा, नहीं, अभी तो नहीं है, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं। मुरारी लाल दफ्तर में आए और एक क्लर्क से बोला, जरा यह खाता ले जाकर सेक्रेटरी साहब को तो दिखाओ। क्लर्क खाता लेकर कमरे में गया और लौट आया। सेक्रेटरी साहब तो कमरे में ना हैं, फाइल मेज पर ही रखाया हूं। मुरारी लाल ने जैसे मुंह बनाकर कहा, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, किसी दिन धोखा खाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवाय जाता ही कौन है? मुरारी लाल ने कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? उनकी नीयत बदल जाए तो कोई कह नहीं सकता। मैंने तो छोटी छोटी पैसों के लिए अच्छे अच्छों की नीयत बदलते देखी है। यह कहकर मुरारी लाल खुद उठे और दफ्तर के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। तब जाके उनका मन शांत हुआ और नोटों का पैकेट पैंट में से निकाला और अलमारी में कागजों के नीचे छुपा कर रख दिया। फिर जाकर अपने काम में व्यस्त हो गए। कोई घंटे भर बाद बालचंद्र कमरे में वापस लौटे। देखा तो कमरे का दरवाजा बंद था। दफ्तर में आकर बोले, अरे भाई, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है? मेरी क्या बेदखली हो गई है? मुरारी लाल ने खड़े होकर बोला, साहब माफ कीजिएगा, लेकिन आप जब भी बाहर जाएं, चाहे 1 ही मिनट के लिए क्यों न हो, दरवाजा बंद कर दिया करें।
आपकी मेज पर रुपए, पैसे, सरकारी कागज बिखरे रहते हैं, न जाने किसकी नीयत कब बदल जाए। सुभाष चंद्र दरवाजा खोल के कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी तो खबर भी ना दी थी। सहसा ठेकेदार आया और नमस्ते करके बोला, लाइए साहब, हमारा हिसाब कर दीजिए। बालचंद्र, हाँ, लाओ रसीद लाए हो, ये लो अपने रुपए ले जाओ। मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगवाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगली बार ऐसा काम किया तो तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। यह कहकर सुबेद ने मेज पर निगाह डाली, लेकिन नोटों के पैकेट तो थे ही नहीं। फिर सोचा कि कहीं फाइल के नीचे न दब गए हों। कुर्सी के पास सब कागज उलट पुलट डाले, लेकिन नोटों का कहीं पता ही न था। अरे, यहीं तो रखे थे। फिर कागजों को इधर उधर करने लगे और दिल में जरा जरा धड़कन भी तेज होने लगी। सारे मेज के कागज छान डाले, लेकिन पैकेट का कहीं पता ही नहीं। फिर वो मन ही मन सोचने लगे, पिछले 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया। चपरासी ने नोटों के पैकेट लाके मुझे दिए थे, ये तो मुझे अच्छे से याद है। अरे, ये भी कोई भूलने की बात है, वो भी इतनी जल्दी। और मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना भी नहीं। फिर मैं बाहर चला गया, पान खाकर आया हूँ, बस इतनी ही देर हुई है। तुरंत दफ्तर में जाकर मुरारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो नहीं उठाकर रख दिए? मुरारी लाल ने चौंक कर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट थे? मुझे तो पता भी नहीं। अभी पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। क्या नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध ने बालचंद्र ने आंखें फैलाकर कहा, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं। अभी अभी चेक भेजकर बुनवाया है। पुराने जमाने में 5,000 मतलब कि 2-2.5 लाख की जैसी रकम होती थी। मुरारी लाल ने सर पीट कर कहा, पूरे 5,000? हे भगवान, आपने मेज तो चेक कर लिया है ना? अरे, आधे घंटे से वहीं तो तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछा था कौन कौन आया था। आइए, आप लोग भी देख लीजिए, मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, बॉक्स सब चेक करे गए। यहाँ तक कि रजिस्टरों के एक एक पन्ने तक उलट के देखे गए, लेकिन नोटों का कहीं पता नहीं। कोई ले गया था, अब तो इसमें कोई शक नहीं था। बालचंद्र ने लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग ही उड़ गया, जरा सा मुंह निकल आया। कोई देखता तो समझता कि लगता है महीनों से बीमार हैं। मुरारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अरे गजब हो गया। और क्या, आज तक ऐसा कभी ना हुआ था। सोहनलाल ने सफाई दी, अरे मैं तो अभी गया ही था, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ। मुरारी लाल ने सर सिकोड़ के कहा, आप बेकार की कसमें क्यों खाते हैं? आपको कोई किच कह रहा है क्या? बालचंद्र के कान में बोला धीरे से, बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाएं, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया हो, अब उसके साथ अपमान भी क्यों हो? बालचंद्र ने करुण स्वर में कहा, बैंक में तो 200-400 रुपए होंगे भाईजान, होते तो चिंता ही क्या बात थी। उसी रात को बालचंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए बहुत कठिन था। दूसरे दिन सवेरे सवेरे चपरासी ने मुरारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मुरारी लाल को भी रात भर नींद न आई थी। करवटें बदले रात गुजारी।
घबरा कर बाहर आए। चपरासी देखते ही बोला, अरे हुजूर, बड़ा गजब हो गया, सेक्रेटरी साहब तो रात को गुजर गए। मुरारी लाल की आंखें चढ़ गईं, सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के नंगे तार पे पड़ गया हो। क्या? जी हाँ, आज सवेरे ही मालूम हुआ, पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है, डॉक्टरी भी होने वाली है। मुरारी लाल के सर में तो चक्कर ही आने लगा। दरवाजा पकड़कर जैसे तैसे संभाला। फिर चपरासी से पूछा, उनकी पत्नी रो रही थी क्या? अरे पूछिए नहीं हुजूर, लगता था कि पेड़ की पत्तियां झड़ी जा रही हैं। कितने बच्चे हैं उनके? 2 लड़के हैं और 1 लड़की। हाँ हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूँ, लड़की बड़ी होगी। चपरासी, हाँ जी, शादी करने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज गई हैं। मुरारी लाल, क्या सेक्रेटरी साहब कोई चिट्ठी छोड़ गए हैं? चपरासी, हाँ, मालूम तो होता है, शायद आत्महत्या करते समय कुछ याद आई होगी, बस कलेक्टर साहब के नाम की चिट्ठी लिख दी। मुरारी लाल, चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ लिखा है, तुम्हें मालूम है? चपरासी, हुजूर, अब मैं क्या जानूं, लेकिन लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ है। मुरारी लाल की सांस और तेज हो गई, आंखों से तो आंसू की गंगा जमुना बह चली। आंखें पोंछते हुए बोले, मैं और वे एक साथ ही पढ़े थे नंदू, 10-12 साल हम साथ में ही रहे, साथ में उठते बैठते खाते, इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई हों। क्या सब इंतजाम हो गया है? नहीं हुजूर, कहा ना, अभी डॉक्टरी जांच होगी। चलो जल्दी चलिए। मुरारी लाल जब बालचंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा लगा कि सब लोग उन्हीं की तरह शक की नजरों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें तुरंत बुलाया और कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें, और सबके बयान तो लिख ही चुका हूं। मुरारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस के अफसर को शक ही न हुआ। पहले उसे शक होता था कि शायद मुरारी लाल भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात से उनका सारा शक उड़ गया। इसी वक्त बालचंद्र के दोनों बच्चे रोते हुए मुरारी लाल के पास आए और कहा, घर चलिए, आपको मम्मा बुला रही हैं। यह बुलावा सुनकर तो मुरारी लाल का दिल ही धड़क उठा। सोचा, कहीं मेरे पर ही तो शक नहीं। कुछ झिझकते डरते अंदर गए। वहां बच्चों को और बालचंद्र की पत्नी को रोता देख उनकी तो आंखें ही फैल गईं, कलेजा कांप उठा। ऐसी हृदय विदारक याचना से भरी हुई मालूम हुई वो आंखें कि वो उनकी ओर देख ही न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पे उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। अब इन असहाय बच्चों का क्या होगा? मुरारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से एक भी शब्द न निकला। ऐसा जान पड़ा कि उनके मुंह पे किसी ने कालिख मल दी है और कद बहुत ही छोटा हो गया है। बालचंद्र की पत्नी ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, अब हम लोगों का क्या होगा? मुझे पता होता कि उनके मन में ऐसी बात है तो मेरे पास जो कुछ था उनके पैरों में रख देती। मुझसे तो वो यही कहते रहे कि कुछ न कुछ हो जाएगा। मुरारी लाल को मालूम हुआ कि उनके हृदय पर कोई चाकू चला रहा है।
गले में कुछ फंस गया है जो निकले नहीं निकलता है। उनकी बालचंद्र की पत्नी रामेश्वरी और रो रो के जाने क्या क्या कहती रही, लेकिन मुरारी लाल को तो जैसे सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। बहुत कोशिश करी, बहुत मनाया, लेकिन अपने आंसुओं के धार को नहीं रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट आदमी का पता जरूर करिए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया। जरूर यह दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है, नहीं तो वो देवता थे। मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है यह किसी दफ्तर वाले का काम। मुरारी लाल के मन में एक बार ऐसा ख्याल आया कि सब कुछ खोल कर कह दें, साफ साफ कह दें कि मैं ही वह दुष्ट, अधम और पापी हूँ, और रामेश्वरी के पैरों पर गिर पड़े और कह दें कि मुझे मार डालो, पर उनकी जबान ही न खुली। इस दिशा में बैठे बैठे सिर में ऐसा चक्कर आया कि बेहोश होकर जमीन पर ही गिर पड़े। सारे क्रियाक्रम के लिए रामेश्वरी करने को तैयार थी, लेकिन मुरारी लाल ने मना कर दिया। कहा, भाभी जी, यह संस्कार मुझे ही करने दीजिए। अगर आप इस काम में चली जाएंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? बालचंद्र मेरे भाई थे। जिंदगी भर तो उनके साथ कुछ अच्छा न कर सका, लेकिन अब जिंदगी के बाद तो मुझे दोस्ती का हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, भगवान ने आपको बहुत बड़ा दिल दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधकर खड़े रहते थे, एक बार झूठे पूछने भी नहीं आए कि किस हाल में हो। मुरारी लाल ने दाह संस्कार के सारे विधि और कर्म क्रिया को करा, सारा खर्च अपने पास से किया। रामेश्वरी ने बहुत मना किया, आपने जितना किया बहुत है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज्यादा कोई और क्या अदा करेगा। लेकिन मुरारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। दोस्त हो तो ऐसा हो। कर्म क्रिया से निवृत्त होकर 16वें दिन रामेश्वरी ने कहा, भैया जी, आप हमारे साथ ना होते तो जाने हमारी क्या हालत होती। कहीं छांव की भी जगह न थी हमारे पास। अब हमें घर जाने दीजिए। वहाँ गांव देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी देख लूंगी। किसी न किसी तरह यह दिन भी कट ही जाएंगे। बस हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितना है, कितनी जमीन जायदाद है? रामेश्वरी, जमीन जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की जमीन है। मुरारी लाल, कुछ पैसे हैं बैंक में या सिर्फ खेती का ही सहारा है? रामेश्वरी, पैसा तो एक भी नहीं है भाई साहब, उनके हाथ में रुपए रह ही नहीं पाते थे। मुरारी लाल, और बेटी का ब्याह भी तो करना है। रामेश्वरी, नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। गांव में ऐसे बहुत से किसान मिल जाते हैं जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर ही लेंगे। मुरारी लाल ने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं आपको कुछ कहूं तो आप मेरी बात रखेंगी, मेरी बात का मान रखेंगी? रामेश्वरी, भैया जी, आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी, और है ही कौन अब? मुरारी लाल, तो आप अपने घर जाने की बजाय मेरे घर चल पड़िए। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। भगवान ने चाहा तो बेटी का ब्याह भी अच्छे कुल में हो जाएगा। रामेश्वरी की आंखें सजल हो गईं। बोली, लेकिन भैया जी,
कुछ तो सोचिए। मुरारी लाल ने बात काट कर कहा, नाना, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, कोई अड़चन नहीं मानूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? बालचंद्र को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। मुरारी लाल सबको अपने साथ ले गए। आज 10 साल से उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। बेटी का विवाह भी अच्छे घर में हो गया है। मुरारी लाल और उनकी पत्नी तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं, उसी के इशारों पर चलते हैं। मानो मुरारी लाल अपनी सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। बस दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। धन्यवाद सुनने के लिए।